पहले हम लोग क्लास 8 में रेशनल नंबर जो पहला चैप्टर था आपका, इससे पहले जो पहला जो वीडियो दिया गया है, यानी कि इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें आपको बताया गया था रेशनल नंबर क्या है। इसके बाद रेशनल नंबर के बाद आपको बताया गया था उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आज इस रेशनल नंबर का कुछ लॉ पढ़ेंगे। लॉ में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 7 में, 8 में, आज इसी लॉ का फिर है ना 6 में भी पढ़ा है। तो कहने का मतलब आज क्लास 8 में रेशनल नंबर पे हम लोग जो लॉ पढ़े थे पहले से, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, तो आज इन सभी लॉ पे देखेंगे किस तरह से काम करता है। चलिए, लॉ पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में हमने बताया था कि ये जो होता है ये ऑर्डर प्लेस ऑफ नंबर, यानी कि जो किसी संख्या का जो प्लेस ऑर्डर होता है उसमें इंटरचेंजिंग करना, उसमें चेंजिंग करना। तो चलिए, कम्यूटेटिव लॉ में आपको बता रहे हैं कि अगर हम किसी रेशनल नंबर में, जैसे दो रेशनल नंबर R1 और R2, ये हम दो रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। इस दो रेशनल नंबर में R1 और R2, मान लीजिए हम दो रेशनल नंबर ले रहे हैं, तो कहता है कि अगर हम इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ नंबर, इस रेशनल नंबर का अगर प्लेस ऑर्डर में चेंजिंग करते हैं तो जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग है उसमें क्या असर पड़ता है। जैसे कोई भी फंडामेंटल ऑपरेटिंग, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ये जितने भी प्रोसेस हैं, है ना, जब हम इस पे रेगुलेट करते हैं, यानी कि जब इसका प्रयोग करते हैं इस पे, तो जो प्रोसेस आपके सामने आता है दो रेशनल नंबर के साथ, तो आप ध्यान देंगे कि इसमें जो इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए कि अगर पहला जो A बाई B है, पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर जो P बाई Q है, तो A बाई B और P बाई Q को हम ओवर प्रोसेस एडिशन का यूज करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। नहीं, अगर इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर मतलब हमने कहा कि संख्याओं के स्थान में परिवर्तन करते हैं। जैसे पहला जो टर्म है आपका A बाई B है, तब सेकेंड टर्म है P बाई Q, अगर इसको पहला टर्म कर ले और इसको दूसरा टर्म कर ले, जैसे P बाई Q को पहले लिख ले और तब A बाई B को जोड़े, तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे रेशनल नंबर को अगर हम इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ नंबर करते हैं तो जोड़ने पे इसका क्या फर्क पड़ता है। चलिए, इन्हीं प्लेस ऑर्डर की बात करेंगे कि चेंज करने पे क्या असर पड़ता है, नहीं होता है। तो पहला लॉ जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में ध्यान देंगे, अगर चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स ओवर एडिशन, जैसे मान लीजिए अगर 5 बाई 8 है प्लस 7 बाई 9 है, कोई रेशनल नंबर है, आपने इसको ऐड कर दिया 7 बाई 9 प्लस 5 बाई 8, तो क्या इसके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा। यानी कि चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ अगर हम रेशनल नंबर करते हैं तो क्या इसके रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, देखते हैं। तो 8 9 का एलसीएम कितना हुआ भैया, 72, 8 9 जा 72, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 8 7 जा 56, तो आपका रिजल्ट हो गया 6 5 11 5 4 9 10 बाई 72। सेम उसी प्रकार से इसका एलसीएम लेंगे 72, तो आपका होगा 8 7 जा 56 प्लस 9 5 जा 45, आप जोड़ेंगे 101 बाई 72, रिजल्ट विल बी सेम। यानी ये बताता है कम्यूटेटिव लॉ में कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को चेंजिंग प्लेस ऑर्डर किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर उसके ऑर्डर प्लेस में अगर चेंजिंग करते हैं, किस प्रोसेस पे, एडिशन प्रोसेस पे, तो उसका रिजल्ट विल बी क्या होता है, सेम होता है, नॉट चेंज।
यानी हम कह सकते हैं कि a plus b, a and b are any two rational numbers, a and b are any two rational numbers, then a plus b is equal to b plus a। आप इंटरचेंजिंग करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह किस लॉ को फॉलो करता है, तो यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर। तो कम्यूटेटिव लॉ में पहला जो प्रोसेस था हमने एडिशन के ऊपर इसका प्रयोग किया। अब जो सेकेंड है वो आपको बताएंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के ऊपर अगर हम इसको चेंजिंग करते हैं तो क्या होता है, तो मान लीजिए कि अगर कोई 3/5 है माइनस 2/3, इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर इसको चेंजिंग द ऑर्डर प्लेस ऑफ नंबर, यानी जो आपका रेशनल नंबर जो दिया गया है, अब इसको ऑर्डर में चेंजिंग करते हैं। हमको 3/5 में से 2/3 को घटाना था, अब क्या करते हैं 2/3 में से 3/5 को घटाते हैं। कोई दिक्कत, देखते हैं इसका कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलिए 5 3 का आंसर लेंगे, क्या होगा 15, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो 9 माइनस 10 यानी -1/15। सेम उसी प्रकार से 3 5 का आंसर क्या हो गया 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 यानी कि आपका रिजल्ट आया 1/15। यहाँ देखिए आपका रिजल्ट दे रहा है -1/15 आफ्टर चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर। अगर हम प्लेस ऑर्डर में अगर चेंजिंग करते हैं इसको और तब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट देता है 1/15। यहाँ -1/15 है या 1/15, क्या दोनों का रिजल्ट सेम है? नहीं है। इसका मतलब है कि अगर चेंजिंग प्लेस ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर में अगर सब्ट्रैक्शन के ऊपर प्रोसेस लेते हैं तो कभी भी चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर आपका होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर a एंड b रूल लिखेंगे, यदि a एंड b कोई दो रेशनल नंबर है तो a में से अगर b को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है तो आप a में से ही b को घटाएंगे। यदि आपने b में से a को घटाया तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। क्लियर। एडिशन में पता चला था कि आप चेंजिंग प्लेस ऑर्डर ऑफ द जो रेशनल नंबर है उसको करने के बाद आपका जो मतलब जो रिजल्ट था वो सेम था, बट जब सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में ले जाते हैं तो आप जैसे चेंजिंग प्लेस ऑर्डर करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, डिफरेंट आता है। यही कारण है कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करेंगे, जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो आप ध्यान देंगे कि जिसमें से जिसको कहेगा, यानी जो मिन्यूट टर्म है और जो सब्ट्राहैंड है, इसको बहुत ध्यान देना होगा। जो मिन्यूट है और जो सब्ट्राहैंड है उस मिन्यूट में से ही सब्ट्राहैंड को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका रिजल्ट 100% सही होगा। अगर आपने गलती किया, सब्ट्राहैंड में से मिन्यूट को घटाया, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, गलत होगा। जिस तरह के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी टाइप से आपको करना है। इस प्रोसेस में अगर अपने मन से किए तो आपका क्या होगा, गलत होगा। चलिए थर्ड प्रोसेस में आते हैं। ये सब्ट्रैक्शन प्रोसेस आपको निश्चित रूप से कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा आ गया ओवर सब्ट्रैक्शन नहीं, ओवर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में। कौन सा भैया, चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो आपका दिया गया है, अगर हम उसको उसमें चेंजिंग करते हैं, क्या चेंजिंग करते हैं, प्लेस ऑर्डर में, मतलब रखने का जो स्थान है उसमें चेंजिंग करते हैं, पहले को दूसरे पे, दूसरे को पहले पे, इस तरह से अगर चेंजिंग करते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, तो क्या होता है, मतलब रिजल्ट क्या देगा। तो चलिए अगर मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर 5/3 है, इसको गुना करते हैं -7/4 से। क्लियर। तो चलिए इसको गुना करेंगे, 5 7 जा 35 प्लस माइनस -35 बाय 4 3 जा 12। क्लियर। अब आप इसको इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर आप कर सकते हैं, -7/4 into 5/3। क्लियर। तो आप देखेंगे कि -7/5 कितना होगा, -35 बाय 4 3 जा 12। आप दोनों में रिजल्ट देख लीजिए क्या आ रहा है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कब आ रहा है भाई, पहले में जो रेशनल नंबर का जो ऑर्डर था, दूसरे में जो ये ऑर्डर हमने रखा उसमें चेंजिंग था, यानी कि जो पहला प्लेस का ऑर्डर है, दूसरा जो ऑर्डर है वो पहले को दूसरा और दूसरे को पहला ऑर्डर में हमने चेंज करके मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज किया, तो हमने देखा कि रिजल्ट विल बी सेम। इसका मतलब है कि इफ एनी ए और बी, एनी टू रेशनल नंबर,
अगर किसी भी दो रेशनल नंबर के लिए, तो लॉ जो है इस लॉ को यह पालन करता है कि अगर ए को यानी पहले रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से गुणा करे या दूसरे रेशनल नंबर को पहले रेशनल नंबर से गुणा करे, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर रिजल्ट विल बी कांस्टेंट, यानी देयर रिजल्ट विल बी सेम। क्लियर? यानी आपको अभी तक 3 लॉ में 2 लॉ जो है कंप्लीट रूप से चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर को ले रहा है, मतलब आप कर सकते हो, लेकिन बाकी जो अभी सब्ट्रैक्शन यूज है उसमें नहीं हुआ है। आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन के बाद ओवर डिवीजन प्रोसेस में। ओवर डिवीजन, चलिए ओवर डिवीजन में यानी जब भाग के रूप में हम देते हैं तो क्या होता है। चलिए ओवर डिवीजन के प्रोसेस में जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से जैसे मान लीजिए कि अगर -3/5 डिवाइडेड 7/9, क्लियर? तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? तो देखिए आप -3/5 है ना, डिवाइड कैन बी चेंज इन मल्टीप्लाई, देन दिस रेशनल नंबर गो आउट इन इनवर्स फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 9/7 इनवर्स फंक्शन में। तो चलिए इसको लिखते हैं -9×3 -27, 7×5 कितना हो गया 35। क्लियर? अब हम इसके प्लेस ऑर्डर में, जो प्लेस ऑर्डर आपका दिया हुआ था पहले में, अब इसके ऑर्डर में चेंजिंग करते हैं। क्या क्या लिखते हैं 7/9 डिवाइडेड -3/5। ऑर्डर से हमने चेंज किया, प्रोसेस आपका वही है। तो 7/9 मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया -5/3। चलिए 7×5 जा माइनस कितना हो गया भैया 35/9×3 27। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अब देखने को मिलेगा इसमें कि यहाँ जो रिजल्ट है वो -27/35 है। यहाँ रिजल्ट ठीक इसका इनवर्स। इसका मतलब ये कहता है, ध्यान देंगे इस बात का, कि अगर हम डिवीजन प्रोसेस में चेंजिंग प्लेस ऑर्डर अगर करते हैं तो 100% रिजल्ट क्या आता है? डिफरेंट आता है। दे आर नॉट सेम रिजल्ट, उसका रिजल्ट सेम नहीं आता है। इसका मतलब है कि हमने चारों ऑर्डर में चारों प्रोसेस में, चारों जो आपका फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है उस चारों में हमने यूज करके देखा तो पाया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, यानी प्लेस ऑर्डर में इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। बट आप जहां सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात करें तो इसमें कभी भी इंटरचेंजिंग आप नहीं कर सकते। जैसे जिसमें दिया रहेगा आप उसी प्रोसेस में उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो गलत होगा। चलिए उसी प्रकार से इसी लॉ के साथ आगे चलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के बाद आपका जो सेकेंड लॉ है, कम्यूटेटिव के बाद जो सेकेंड लॉ है उस लॉ में भी इसी प्रकार से है। उसमें भी आपको चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर है। इसमें भी क्या है भैया? चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर। इसमें भी आपका है चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर। चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स। ये जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं उस लॉ में पहला हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ यही है कि उसमें हम 2 रेशनल नंबर लेते थे, इसमें 3 रेशनल नंबर लेंगे। मान लीजिए इसमें 3 रेशनल नंबर सच एज ए है, बी है, सी है। ये 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर है, 3 अलग अलग रेशनल नंबर ए, बी और सी। क्लियर है? अब एसोसिएटिव लॉ में आपको बता रहा है कि अगर 3 रेशनल नंबर लेते हैं और इसके प्लेस ऑर्डर में अगर चेंजिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ए को पहले रखें, फिर बी को बाद में रखें, फिर सी को सबसे लास्ट में रखें, इस तरह से ऐड किए। क्लियर? अब क्या करते हैं? चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर। आप सी को पहले रखें, फिर बी को रखें, फिर ए को रखें। यानी आप यहाँ एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके ये कह सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी को हमने इसमें पहले ऐड किया। क्लियर? ए प्लस बी को पहले ऐड किया, तब सी के साथ ऐड किया। इसमें क्या किया भैया? मान लीजिए ये ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसमें बी प्लस सी को पहले ऐड किया, इसके बाद ए को ऐड किया। तो क्या
इस एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत अगर हम इंटरचेंजिंग यानी कि चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर करते हैं तो क्या इसके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ए कोई रेशनल नंबर जैसे 2/3 है, क्लियर? ए मान लिया कि 2/3 है, बी मान लिया कि -3/5 है, और सी मान लिया कि ये भैया 7/9 है। क्लियर है? चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले अगर हम तीनों को जोड़ते हैं यानी 2/3 प्लस -3/5 प्लस 7/9, उसमें बताया था कि ए और बी को पहले आप जोड़िए। ए और बी को पहले क्या करना है? आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 3 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। क्लियर? तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, इसके बाद प्लस 7/9। चलिए ऐड करने के बाद 10 - 9 क्या हो गया? 1/15 प्लस 7/9। तो 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा भैया? 45। 15 3 जा 45, 3 9 5 जा यानी 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 38/45। ये रिजल्ट है। अब आफ्टर चेंजिंग अगर हम चेंजिंग करते हैं ऑर्डर प्लेस ऑफ रेशनल नंबर्स, देन अगर चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग मतलब पहले हम क्या करते हैं कि 2/3 को रहने देते हैं और बाद में पहले जोड़ लेते हैं -3/5 और प्लस 7/9 को। चलिए जोड़ते हैं 2/3 प्लस पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 5 का एलसीएम 45, 5 9 जा 45, 9 3 जा -27 प्लस 9 5 जा 45, 7 5 जा 35। 2/3 प्लस ये हो गया आपका 8/45, 27 में 35 सर 45, 3 और 45 का एलसीएम 45, 30 प्लस 8 यानी कि आपका आ गया 38/45। क्या इसके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ में इसी प्रकार से सब प्रोसेस में हम यही प्रयोग करेंगे। अब डायरेक्ट हम आपको बताते जाते हैं। जैसा कि हमने एसोसिएटिव में, कम्पिटिटिव में हमने 2 रेशनल नंबर लिया था, एसोसिएटिव लॉ में हमने 3 रेशनल नंबर लिया। तीनों रेशनल नंबर का जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग ओवर एडिशन के प्रोसेस में यूज कर रहा है। तो इसमें देख रहा है कि अगर तीनों रेशनल नंबर को अगर हम क्रम से अगर जोड़ते हैं यानी कि इस प्रकार से अगर जोड़ते हैं और फिर उसके बाद उसको इंटरचेंजिंग का प्लेस ऑर्डर अगर जोड़ते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? तो पता चलता है कि ओवर एडिशन में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे मन करेगा, जिस तरह से मन करेगा उस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए इसका मतलब है कि फर्स्ट जैसे कम्यूटेटिव लॉ है एकदम सेम उसी प्रकार से है। आपको सिर्फ समझना है इसमें 3 रेशनल नंबर का प्रयोग करना है। इसमें कौन से का प्रोसेस किस प्रकार से करना है? चलिए एसोसिएटिव लॉ में आपको 3 रेशनल नंबर लेने हैं, ए बी सी, सच एज 3 रेशनल नंबर्स। ओवर एडिशन हमने पाया, क्या पाया ओवर एडिशन में? कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को, किसी 2 रेशनल नंबर को पहले जोड़ते हैं फिर थर्ड को बाद में, और अगर पहले को छोड़ के और बाद के पहले दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा यानी सेम आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी तरह से भी चेंजिंग ऑर्डर में करके ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आ गया ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन देखिए ये रूल फॉलो करता है। मान लीजिए कभी आपको ये पता नहीं चल पाता है कि भाई आप पहले मतलब आपको जिस टर्म के साथ जोड़ने के लिए दिया पहले टर्म को चेंज करके जोड़ लेते हैं तो एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप सब्ट्रैक्शन में आप सोचेंगे कि हम उसी तरह से जैसे ऐड में प्रोसेस यूज किए थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन में कर ले तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी प्रकार से यह लॉ सीधा सा भी बताता है कि आप सब्ट्रैक्शन जब प्रोसेस यूज कीजिएगा तो अगर पहले बोला कि ए में से बी को घटाओ और तब सी को घटाना है ना, और आपने क्या किया ए को रहने दिया और बी में से सी को पहले घटाया तब ए में से घटाया। देखिए यहां बोल रहा है कि पहले आप सब्ट्रैक्ट द बी टर्म फ्रॉम ए देन सब्ट्रैक्टेड सी। आप इसमें क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट बी सब्ट्रैक्टेड बी सी फ्रॉम बी देन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। मतलब कि बी में से सी घटाने के बाद जो टर्म आएगा उसको ए में से घटाएंगे। यहां कह रहे हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है
ए में से बी घटाने के बाद जो आएगा उसमें से हम किसको घटाएंगे, सी को घटाएंगे। क्लियर। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या इस स्थिति में होगा, तो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आप उसी प्रकार से कोई भी 3 मतलब कोई भी 3 रेशनल नंबर लेके आप कर सकते हैं, इस तरह से ये होल्ड नहीं करेगा। यानी ओवर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में चेंजिंग प्लेस ऑर्डर आपका नहीं देगा। चलिए उसी प्रकार से जो थर्ड लॉ है ओवर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, ओवर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, तो फर्स्ट a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब आप a को b के साथ गुना करके जो प्रोडक्ट आएगा तब उसको c के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ कहता है कि b और c का प्रोडक्ट निकाल के तब a के साथ मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालें। इस तरह से इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से ये पता चलता है कि आप प्लेस ऑर्डर में चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे मन करेगा वैसे गुना कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर में चेंजिंग करते हैं। क्लियर। अब चलिए ओवर डिवीजन में पढ़ रहे हैं हम लोग। ओवर डिवीजन ये आपका लास्ट है। ओवर डिवीजन प्रोसेस में कहता है कि ए में डिवाइड करो बी से और तब जो रिजल्ट आएगा उसमें सी से डिवाइड करो, है ना। आपने चेंजिंग कर रहे हैं, आप इसको चेंज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि पहले आप बी में सी से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या कर रहे हैं, ए में डिवाइड कर रहे हैं। उससे आप क्या कर रहे हैं, ए में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। यानी यहाँ सीधा कह रहा है कि आप चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ओवर डिवीजन प्रोसेस में आप ऑर्डर चेंजिंग करके नहीं कर सकते हैं। अगर ऑर्डर चेंजिंग करते हैं तो रिजल्ट आपका डिफरेंट होगा। निश्चित रूप से जैसे कहेगा वैसे ही आपको करना है। किसमें सोचना नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको सोचना नहीं है। जैसे आप ऑर्डर में रख के जैसे गुना करना चाहेंगे, जैसे जोड़ना चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन ओवर डिवीजन प्रोसेस में और ओवर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में कभी भी जिस टाइप में दिया रहेगा, जिसे कहेगा, है ना, जिस टर्म के आधार पर आपको दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको उसी आधार से बेस पे काम करना होगा। और उस पर चेंजिंग द प्लेस ऑर्डर करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, गलत आएगा। क्लियर। तो इस लॉ से हमने पाया। अब आते हैं हम, ये आपका हो गया। एक लॉ और बताते हैं आपको, थोड़ा ध्यान देंगे। ये तो चेंजिंग प्लेस ऑर्डर था। अब क्या है कि इस लॉ के द्वारा हम सिंप्लीफिकेशन में इसका प्रयोग करेंगे और बहुत बेहतरीन रूप में इसका सिंप्लीफाई, इसका बहुत जगह इसका प्रयोग भी होता है। चलिए इसको देखते हैं। हम पढ़े जा रहे हैं जिस लॉ को, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसमें 2 प्रकार का लॉ होता है। पहला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर। और दूसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां ध्यान देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये 2 प्रकार का लॉ काम करता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको 3 प्रकार का रेशनल नंबर, जैसे एक ए है, एक बी है और एक सी है, ये 3 प्रकार का रेशनल नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का, वो है ए इंटू बी प्लस सी। आप समझ गए कि यहाँ देखिए यहाँ कौन कौन सा प्रोसेस यूज है, एडिशन का भी है और मल्टीप्लिकेशन का भी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इस तरह का बिहेव करेगा, ए इंटू बी प्लस सी। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दूसरा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में उसी प्रकार से जो सेकेंड है वो है ए इंटू क्या होगा बोलिए, ओवर सब्ट्रैक्शन है, तो बी माइनस सी। तो चलिए देखते हैं
इसके ओवर एडिशन के प्रोसेस में जब हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के फॉर्म में करते हैं, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग फॉर्म में बांटते हैं, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में किस रूप में होना चाहिए? एडिशन के रूप में होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लिकेशन का ओवर ऑन एडिशन, यानी a इंटू बी अब प्लस a इंटू सी, ये जो लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। दूसरा जो है a इंटू बी माइनस सी को हम क्या लिखेंगे? बोलिए फिर उसी प्रकार से a इंटू, बोलिए a इंटू बी अब माइनस, बोलिए a इंटू सी, यानी आपका ये दूसरा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये आपका दो लॉ है, क्लियर? इन दोनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जानकारी लेंगे, इसको समझेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको यूज करके कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू आपको बताते हैं, देखिए इसका प्रयोग कितना बेहतरीन है। आप इसको तुरंत से तुरंत सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसका प्रयोग करके। पकड़ने का जो रूल है उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे कैच करेंगे कि ये कौन सा लॉ के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे -13/15 इंटू 7/9 प्लस या प्लस, चलिए -13/15 इंटू, है ना, आप लिख सकते हैं 2/9। क्लियर? आप यहाँ एक गौर से एक चीज देखेंगे, आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस तरह का आपको अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया जाएगा, तो सबसे पहले जहां मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ओवर एडिशन के ऊपर अगर होल्ड कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा वहां सतर्क होकर इस बात को ध्यान देंगे कहीं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फॉलो करने के लिए आपके पास कितने टर्म तो होने की आवश्यकता है? 3 टर्म, मात्र 3 टर्म। अलग अलग कितने टर्म होने चाहिए? 3 टर्म, ए बी सी। चलिए इसमें टर्म की बात करते हैं, तो इसमें टर्म है जो आपका फंडामेंटल ऑपरेटिंग से जुड़ा हुआ है, उसको टर्म कहते हैं। जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये 4 टर्म है। हमारा 3 ही टर्म की बात है। तो इसमें देखते हैं कि 3 जो अलग अलग टर्म है, क्या इसमें चारों ये अलग अलग टर्म है? तो देखते हैं इसमें ये टर्म एक हो गया, ये दूसरा हो गया, अरे तीसरा तो इसके जैसा एकदम सेम है, यानी कि ये दोनों कॉमन टर्म है। तो ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया और ये 3 टर्म हो गया। इस प्रकार से इसमें कुल 3 ही टर्म है। तो आप निश्चित रूप से इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत फॉलो कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अभी हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का प्रोसेस यूज होता है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ एडिशन है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के ऊपर फॉलो कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए ये आपने इसको मान लिया ए, एक टर्म ए है, ये क्या हो गया भैया बी, और ये क्या हो गया सी, यानी ये इस टर्म में लिखा हुआ है ए इंटू बी अब प्लस ए इंटू सी। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो फॉलो करते हैं उसका फॉर्म क्या दिया? ए इंटू बी प्लस सी। क्लियर? तो चलिए हम इसको फॉलो करते हैं। देखते हैं कि अगर हम जिस प्रोसेस में दिया हुआ है, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफिकेशन उसी रूप में करें तो थोड़ा टाइम लगेगा। सिंप्लीफिकेशन अगर उस रूप में करें तो देखते हैं, ये है आपका -13/15 इंटू 7/9 प्लस -13/15 इंटू 2/9। चलिए भैया इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का 13 से बनता क्या हो गया? -91/15 9 जा 135 प्लस 13 2 जा -26 अब 59 जा 135। चलिए भैया आप यहाँ एलसीएम लेके आप कैलकुलेट कीजिएगा। 135 का एलसीएम 135, आप देखेंगे -91 अब -26, ये दोनों माइनस के पर्सन है, तो आप जुड़ जाएगा 6 एक साथ और 9 2 11 -170/135। चलिए इसका रिजल्ट ये आया। क्लियर? अब
जो हमारा ये जो लॉ कह रहा था, इस लॉ पे तो पहला हम एलएचएस के प्रोसेस में हमने सिंप्लीफाई किया जो गिवन है। अब सेकेंड जो इसका आरएचएस टर्म दे रहा है, कह रहा है कि दोनों इक्वल है। तो देखते हैं भैया कि a इंटू बी प्लस सी का टर्म दे रहा है। चलिए a का है -13/15, a ही था, इंटू b था आपका 7/9 और c था आपका +2/9। क्लियर था भैया? तो -13/5 -13/15 इंटू क्या हो गया भैया, ध्यान देंगे, ये हो गया 7 to 9/9। तो ये हो गया -13/15 इंटू 9/9 का मतलब 1, ये हो गया -13/15। आपका देखते हैं एलएचएस तो ये करता है कि नहीं करता है। तो देखेंगे ये आपका किससे कटेगा, 7 2 9 9 से, तो 9 वजा 9, ठीक है, और 9 3 जा 27, फिर 9 से 15, यानी आपका रिजल्ट आया। इसका आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -13/15 ही है। इसका रिजल्ट क्या है, -13/15। अब देखिए यहाँ जो रिजल्ट आपको मिला है ये हार्ड प्रोसेस में रिजल्ट मिला है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं आपका रिजल्ट बहुत ही आसानी से मिल रहा है। आप इस टर्म से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत आसानी है। पकड़ने के लिए हमने सिस्टम बता दिया है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना है। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो प्रकार का होता है। एक लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरा लॉ जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का प्रोसेस है। अगर ये सब्ट्रैक्शन का होता तो यहाँ क्या होता, माइनस होता। क्लियर? यानी यहाँ क्या होता, माइनस होता, यहाँ क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता। आपका क्लियर है? ये टर्म यहाँ माइनस आता, ये टर्म आपका माइनस आता, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। और इस प्रकार से आपका रिजल्ट यहाँ चेंज करता। तो 11 - 6 5 और 8 - 2 6, -65/135। क्लियर? आप ध्यान देंगे 5 से कटेगा 5, 13 या 65, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35, यानी -13/27। क्लियर? अब आते हैं यहाँ से यूज क्या होता, माइनस, यहाँ क्या होता, आप घटाते तो यहाँ क्या आ जाता 5/9, और आप यहाँ 5/9 करते तो आपका हो जाता 5 3 जा 15, यानी आपका रिजल्ट आ जाता -13/27। देखिए आ गया। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का दो प्रोसेस आपको बता दिए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आप प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम ये 3 डेसिमल के साथ प्रयोग होता है। ये कहीं भी देखने को मिलेगा, कितना भी हार्ड टफ। देखिए आप जनरल संख्या की बात करते हैं, ये आपको बहुत मुश्किल में, कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव होता है, आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में फंसे रहिएगा, उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए दे दिया, ध्यान दीजिएगा 9729 इंटू, है ना, 579 माइनस, है ना, ये लिखा आपने 479 इंटू 9729। आप बताइए इसका जब प्रोडक्ट आप निकालेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इससे जो गिवन रिजल्ट होगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे इसमें समय लगेगा, इसमें भी आपको समय लगेगा, काफी समय लगेगा। अब इसको अगर फॉलो करना है तो आप देखेंगे इसमें 4 टर्म है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज है। तो आप जैसे ही इस तरह मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस तरह का जैसे ही प्रोसेस आपको दिखेगा, तुरंत आप मैनेज करेंगे कि कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा है। हर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करने के लिए कम से कम कितने टर्म की आवश्यकता है, उसमें 3। इसमें देखेंगे 4 टर्म है। तो कोई ऐसा टर्म है जो कॉमन है इसमें, तो देख रहे हैं भैया इस 4 टर्म में एक टर्म कॉमन है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो आप कॉम्पिटिटिव में देखिए इसको इतना प्रोडक्ट निकालने के बजाय इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, तो 9729 a इंटू b माइनस c 579 माइनस 479। देखिए 9729 इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा 100, आप घटाए तो रिजल्ट आ गया 972900। बताइए कितना आसान होगा। क्लियर? तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जनरली आप जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फॉलो करने की बात हो, उसमें टर्म का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि जितने भी लॉ हैं उसके अपना एक बेस है, इसको ध्यान देंगे।
चलिए, ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत प्रयोग होता है इसका और बहुत आसान भी होता है। चलिए, इन सभी को फॉलो भी करेंगे और बनाएंगे भी। क्लियर? तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी खत्म कर लिए। अब चलिए आपको बताते हैं अब आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो है, किसकी आइडेंटिटी? देखिए, एक बात थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमारा जो रेशनल नंबर का जो आइडेंटिटीज, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। जो हमारा लॉ था वो जो फॉलो कर रहा था उसमें हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन जो आइडेंटिटीज है, वन की जो अपनी आइडेंटिटीज है इस रेशनल नंबर के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा देखेंगे। तो एग्जिस्टेंस जो पढ़ेंगे, है ना, किसी भी रेशनल नंबर को, अगर मान लो कि कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है, उस रेशनल नंबर को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो इटसेल्फ रिजल्ट आता है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए कि किसी भी रेशनल नंबर को किससे हम मल्टीप्लाई कि इटसेल्फ रिजल्ट आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे, इटसेल्फ रिजल्ट होगा, है ना। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इस प्रोसेस में ध्यान देंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब उसमें जो रेशनल नंबर है या जो भी संख्या है उसके साथ कोई चेंजिंग रिजल्ट में नहीं आएगा ओवर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो वह कौन सी संख्या जिससे गुणा करने पर रिजल्ट सेम रहता है, कांस्टेंट, मतलब सेम का सेम रिजल्ट आता है, इट्स नेवर बी चेंज। तो सिर्फ 1 से गुणा करने पर इसका रिजल्ट नेवर बी चेंज, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। क्लियर? दूसरा कि कहता है कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को, क्लियर, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता है उसका इट गिव्स रिजल्ट 1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इट गिव रिजल्ट 1, देन इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है, यानी इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बहुत जरूरत का चीज है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अभी हमने पढ़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन का जो एग्जिस्टेंस है किसी भी रेशनल नंबर के साथ, आप किसी भी नंबर को 1 के साथ गुणा करिएगा वह संख्या स्वयं वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। जहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भैया एक बात का ध्यान देंगे, क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ाना तो उसी टर्म पे बताएंगे आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ध्यान देंगे, इफ टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी यहां लिखेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 1, अगर किसी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है, इसका मतलब है दैट बोथ रेशनल नंबर्स, ये जो दोनों रेशनल नंबर होगा, बोथ रेशनल नंबर्स are called multiplicative inverse to each other, multiplicative inverse to each other, या इसको हम कह सकते हैं reciprocal to each other, reciprocal to each other, reciprocal to each other। देखिए, किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल क्या होता है कि रेसिप्रोकल का मतलब उस संख्या का जो रेसिप्रोकल है उसका जो रेसिप्रोकल होगा, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो, इसका मतलब है उन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे अगर 1 आता है तभी वो एक दूसरे का क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है, या उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज द रेसिप्रोकल टू ईच अदर, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए अगर a बाई बी है कोई रेशनल नंबर, इसको किससे गुणा करें कि उसका रिजल्ट 1 हो, तो भैया इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फंक्शन लेंगे। जैसे a बाई बी है तो हम इसको क्या लेंगे, बोलो b बाई a, बस इसका इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, यानी a बाई b को b बाई a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 देगा। आपसे कोई पूछेगा बताइए भाई -7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, -9/7, क्या होगा भैया, -9/7, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। क्योंकि -7/9 को अगर हम -9/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 9 से 9 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। इट मींस कि -7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -9/7 और -9/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7/9। क्लियर है? इस प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में थोड़ा सा एक बात और जानेंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी देखने को मिलता है, अगर बोला कि भैया x बराबर 5 है, बताओ तो 1/x क्या होगा।
अरे x बराबर 5, तो x का ये कौन सा इनवर्स है? तो इनवर्स फंक्शन है, यानी कि x का 1/x क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5, तो रिजल्ट गिव्स 1/5। अगर आपको दे रहा है x/y = 5/9, पूछा y/x = तो x/y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स y/x है, तो 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9/5 होगा। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इस इनवर्स फंक्शन से भी हम बहुत सा आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। आगे जब भी हम किसी कैलकुलेशन में इसका प्रयोग पड़ता है, यानी कैलकुलेशन में जब इसका यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, बड़ा आसान होता है। तो एक चीज को हमेशा ध्यान देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझने के लिए निश्चित रूप से किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट 1 आता है, देयर बोथ रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर या रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये हुआ भैया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का आपका क्लियर हो गया कि आप किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वो स्वयं रेशनल नंबर होता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ 1, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही रहता है, कोई दिक्कत? अब चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी हम अच्छी तरह से समझ लिए। जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, सीधा आप समझेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो आप उसको इंटरचेंजिंग कर लेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद आइडेंटिटीज में एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव क्या है? मतलब एडिटिव का एग्जिस्टेंस जो है, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेट का जो एग्जिस्टेंस हमने पढ़ा, उसी तरह का एडिटिव का जो एग्जिस्टेंस होता है वो भी होता है। जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर a/b है, वो रेशनल नंबर का रिजल्ट a/b ही रहे, उसमें क्या ऐड करेंगे? तो भैया 0 इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, यानी ये 0 जो है ये एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है? एडिटिव है। इसमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, a/b में 0 जोड़ेंगे तो a/b ही रहेगा। क्लियर? उसी प्रकार से जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था, उसी प्रकार से में इसमें एडिटिव इनवर्स भी होता है, एडिटिव इनवर्स भी होता है। तो चलिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है ध्यान देंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमने प्रोडक्ट निकाला था, एडिशन में हम क्या निकालेंगे? एडिशन में क्या निकालेंगे? तो थोड़ा ध्यान देंगे इसको। दोनों बताया हमने, मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव का है। आप एग्जिस्टेंस पढ़ रहे हैं, है ना? अब इसका एडिटिव इनवर्स तो कहता है कि सम ऑफ two rational numbers, if the sum of two rational number है ना is 0, अगर किसी दो रेशनल नंबर का सम निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है, then तब both rational numbers are called additive inverse to each other। अब थोड़ा ध्यान देंगे लोग, अगर मान लो कोई रेशनल नंबर a/b का है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भैया? तो यहां देखेंगे एडिटिव इनवर्स का मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दोगे यार, 5 में क्या जोड़ोगे कि 0 होगा? तो 5 में उसी का एडिटिव इनवर्स जोड़ोगे तभी आपका 0 होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब 5 प्लस में है, अगर इसको -5 से अगर जोड़ देते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सम ऑफ रिजल्ट क्या देगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? उसी प्रकार से अगर मान लो -7/, का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो भैया +7/9 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स में इफ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 0, अगर दो रेशनल नंबर का सम अगर 0 आता है, देन बोथ रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। एडिटिव इनवर्स भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फंक्शन होता है उसी प्रकार से इसमें होता है। मान लीजिए दे दिया कि -13/5 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। बड़ा आश्चर्य की बात होती है। आप यहाँ क्या करते हैं? इक्वेशन रखते हैं, x रखते हैं, फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। आप सीधा ध्यान रखेंगे
कि अगर दो संख्याओं का मतलब दो किसी भी संख्या का दो नंबर्स का अगर सम 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका एडिटिव इनवर्स ही है। तो क्लियर हो गया, -13/5 है इसका एडिटिव इनवर्स, +13/5 +13/5 आपका रिजल्ट 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है। इस तरह से एडजेसेंस ऑफ आपको एडिटिव बताया, इसका एडिटिव इनवर्स भी बताया, उसी प्रकार से एडजेसेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया और इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताया। तो इस बात का ध्यान देंगे। इस तरह से आपका टोटल जो समरी है रेशनल नंबर का वो आपका कंप्लीट है। आप क्या करेंगे कि आप अब थोड़ा सा प्रोसेस में आएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, काम करेंगे। बाकी तो आप पहले से ऑपरेटिंग जानते हैं करना, इसको करेंगे। बाकी अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ओके।